बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसका फंक्शन क्या है और ये कौन से सेल्स में मौजूद होते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी है जो कि पिछले लेक्चर्स में। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सारों के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में इसी वजह से मौजूद है क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी होगा और जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। तो जिनमें ये दो कैटेगरीज पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें न ट्रू न्यूक्लियस होता है और न उसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता क्योंकि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और इसके इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। अब ये डबल मेम्ब्रेन, इसमें एक मेम्ब्रेन जो कि बाहर की साइड पे है, आउटर मेम्ब्रेन, वो स्मूथ होगा और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होगा। उन्होंने फोल्ड्स बनाए होंगे जिस तरह की मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाए हैं, ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगा और जब वो फोल्ड्स बनाता है तो उन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टल। उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टल। तो यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके फंक्शन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया है, ये पूरा का पूरा एक सेल है। ये बाहर वाला आप लोग को जो दिख रहा है ये लाइन, ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइड पे मौजूद है एक न्यूक्लियस और यहाँ पे मैंने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मौजूद है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसमें दो मेम्ब्रेन मौजूद है, जिस तरह मैंने बता दिया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन है। तो जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है ये वाला आप लोग को दिख रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ है, ये मुकम्मल स्मूथ है, तो इसमें कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं है, बस इसी तरीके से हो जाता है और एक मेम्ब्रेन उन्होंने बनाया है। इसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ये फोल्डेड है, आप लोग को दिख रहे हैं, ये इसी तरीके से ये फोल्डेड है। आपके बुक में भी ये डायग्राम मौजूद है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। तो जब ये फोल्ड्स बनाते हैं तो इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टल। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टल कहते हैं और इसके दरमियान जो ये स्पेस है, ये जो दरमियान वाला स्पेस है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस दरमियान वाले स्पेस को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन एक फंक्शन करता है। तो उस रिस्पायरेशन के दौरान जो केमिकल्स इस्तेमाल होंगे, जो एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे, तो वो सारे इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने बनाया है एक डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। इसका आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है जो आप लोग को देख रहे हैं, इसका इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है और इन फोल्ड्स को फिर हम कहते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल्स के अंदर जो जगह है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं, तो उनको हम फिर कहते हैं मैट्रिक्स। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कर लेता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स जो कि हम खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो फूड मॉलिक्यूल वो कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो प्रोड्यूस कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लेते हैं, वाटर को प्रोड्यूस कर लेते हैं और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। साथ में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? ये एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ये क्या होता है, ये अगले चैप्टर्स में आ रहे हैं, वहां पे इंशाल्लाह हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ शामिल हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बना देता है और साथ में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है। और इसी एनर्जी की वजह से फिर हम मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप लोग जितने भी काम कर रहे हैं ये सारे काम इसी एनर्जी की वजह से होता है। और ये एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं?
ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस होगा, और रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी की वजह से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जितने भी काम हैं ये हम उसी एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई नहीं जाती। इसके इर्द गिर्द एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद होगा। जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, और उन फोल्ड्स को हम फिर क्रेस्टा कहते हैं। इसके बाद इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिस तरह मैंने बता दिया, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इसी वजह से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और यहाँ पे मैंने उसका डायग्राम बनाया है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड, और उन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा कहते हैं, और उन क्रिस्टा के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, और उन केमिकल्स को फिर हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो इसी रिस्पायरेशन वाले प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, और ये भी पाया जाता है सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अपनी जहन में रखें कि ये राइबोसोम एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि ये दोनों किस्म के सेल्स में पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसी वजह से मौजूद है क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें। राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे ये दाने शेप में होते हैं, और ये सेल के अंदर मौजूद है। जिस तरह मैंने बता दिया कि ये ग्रेन्यूल्स है, तो अगर ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उस रफ को हम फिर कहते हैं ग्रेन्यूलर। तो ये ग्रेन्यूल्स है, तो जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं ग्रेन्यूलर। तो ये दाने हैं, और फिर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो बना देता है दानेदार। इसी तरीके से ये बनते हैं किस चीज के अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस लेट्स सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर इसी किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये राइबोसोम्स उसके अंदर बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। यहाँ पे ये राइबोसोम्स दो फॉर्म में मौजूद होते हैं। या तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, पूरे के पूरे सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ये सेल है तो हर जगह पे ये पाया जाता है, पूरे के पूरे सेल में ये स्प्रेड हो जाते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं। या ये अटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो दो फॉर्म में होते हैं, या तो ये फ्री होते हैं और या ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसके बाद ये राइबोसोम्स किस चीज से बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। प्रोटीन से बने होते हैं और राइबोसोमल आरएनए से। याद रखें कि आरएनए के हमारे पास दो टाइप्स है। एक उसमें है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के तीन टाइप्स है, तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम्स किस चीज से बने होते हैं? ये प्रोटीन से बने होते हैं, और साथ में राइबोसोमल आरएनए से ये बने होते हैं। तो ये दो चीजों से ये इसके जिस्म बने हैं। इसके बाद नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन, जिस तरह मैंने बता दिया कि इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, तो इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये मौजूद होता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का फर्क मैंने बताया भी था कि यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें ऑर्गेनेलिज होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनेलिज जिसमें मेम्ब्रेन मौजूद होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिज नहीं होते, लेकिन अगर मौजूद भी है तो ऐसे ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगे जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगा। लेट्स सपोज राइबोसोम्स। इसके बाद राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं ये इसी राइबोसोम्स की वजह से बनते हैं। ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं, और वहां पे ये एक मशीन बना देता है, और उसी मशीन के अंदर ये सारे प्रोटीन्स बन जाते हैं। और फिर वो प्रोटीन, जिस तरह मैंने जिक्र किया है ना पिछले लेक्चर में, कि वो प्रोटीन फिर चले जाते हैं गर्ल्स बॉडीज में, वहां पे पैक हो जाते हैं और फिर सेल से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोटीन्स बनते हैं। ये राइबोसोम्स की बॉडी दो यूनिट से बनी है। पहला जो यूनिट है इसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और दूसरे को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। इसको लार्ज और स्मॉल इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि एक की साइज थोड़ी सी लार्ज है, जिस तरह ये वाला मैंने बनाया है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये वाला स्मॉल सब यूनिट है। ये याद रखिए कि ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग काम नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट कर लेते हैं किस चीज की प्रोडक्शन?
प्रोटीन की प्रोडक्शन ये स्टार्ट कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रोसेस है ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। लेकिन पहले अगर मैं आपको सिर्फ इस तरीके से आइडिया दूं, पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैसेंजर आरएनए आ जाता है जो कि मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया, वो वहाँ पे उसके साथ शामिल हो जाता है, फिर ट्रांसफर आरएनए आ जाता है। तो इसी तरीके से वो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उनके ये आपके बुक में नहीं है, तो इसी वजह से मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, दोबारा देख लें कि राइबोसोम्स टाइनी ग्रेन्यूल्स है जो कि छोटे छोटे दाने होते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर या मौजूद होंगे और या सेल के अंदर फ्रीली मौजूद होंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस एक बॉडी है जो कि मौजूद होती है इसी न्यूक्लियस के अंदर, और ये बनते हैं, ये राइबोसोम्स बने होते हैं प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से। इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगा, तो इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक के अंदर भी मौजूद है। और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और ये दो यूनिट से बने हैं। पहला यूनिट है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। और जब ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे फिर मैसेंजर आरएनए आ जाती है, तो इसी तरीके से एक मशीन बना देता है, और उस मशीन के जरिए फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने दो ऑर्गेनेल्स को स्टडी कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम प्लास्टिड को डिस्कस करेंगे। तो मुलाकात होगी फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।